बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, सानहा जाफ़र एक्सप्रेस की वजह से पूरी कौम सोगवार है। हर पाकिस्तानी अपने दिल से ये चाहता है कि इस दफ़ा ऐसा कोई अमल हो कि जिससे दहशत गर्दों पर एक ऐसी कारी ज़रब लगे कि जिसके बाद वो दोबारा सर उठाने के काबिल ना रहें। लेकिन दूसरी तरफ एक अलमिया हमारा ये भी है कि यहाँ पे इस सारी सूरत हाल के बावजूद एक ब्लेम गेम शुरू हो चुकी है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी जारी है और मुख्तलिफ मामलात पे मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने अगरचे इस पूरी सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए ये ऐलान किया है कि वो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और जिस पे तमाम पार्टियाँ, तमाम लोग मिल के ये जो मामला है इस पे डिस्कस करें और मुतफ़िका तौर पे फ़ैसले किए जाएं। लेकिन इस अहम तरीन इशू पर भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी अगर मगर शुरू हो गई है। कोई कहता है कि जी फ़लाँ पार्टी नहीं आएगी, किसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी अगर बानी को ना बुलाया गया तो हम नहीं आएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें वो हैं, इन सारी बातों में आज DGISPR ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ मिल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो हक़ाइक़ सामने आए वो भी हक़ाइक़ जो हैं वो सबके सामने रखे गए और जिसमें ये साबित होता है कि इंडिया इस सारे मामले में ना सिर्फ मेन स्पॉन्सर है बल्कि दहशतगर्दी का सारा अमल अफ़गानिस्तान की मदद से हो रहा है। आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे और इस इशू पे बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कारकुन और PTI के रहनुमा जनाब फैसल चौधरी साहब। उनके साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इख्तियार वली खान साहब। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। हाँ साहब, सबसे पहले आपसे बात का आगाज़ करते हैं कि दहशतगर्दी की जो नई लहर आई और खुसूसन जाफ़र एक्सप्रेस के मामले में जो ये सारा हुआ, तो वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो बल्कि बुला ली है, इसमें आप क्या समझते हैं कि PTI और बाकी अपोजिशन जमातें क्या शमूलियत इख्तियार करेंगी या फिर वो कोई बहाना तलाश करेंगी? ये बात हम कभी ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है तो शेर और बकरी एक घाट पर एक हो जाते हैं। सारे दुश्मनियाँ, सारे इख्तिलाफात, बाहमी जितने भी होते हैं, गिले शिकवे, वो एक साइड पर रख कर पहले जो मुश्किल आई होती है उसको निपटते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ऑपरेशन कंप्लीट होते ही बलूचिस्तान का दौरा किया, जिसको मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने पूछा कि PTI शिरकत करेगी। इनकी मर्जी है, फैसला इन्होंने करना है, इनको करना चाहिए। अगर मशवरा चाहिए तो हम यही कहेंगे कि इनको शिरकत करनी चाहिए। ये नहीं करते तो ये इनकी माजी की रिवायतें हैं और ये ऐसे ही करते होते हैं। जहां तक बात है कि आज जिस तरह DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल भी उन्होंने बात की थी कि गेम ऑफ द रूल हैज बीन चेंज्ड। जो गेम के रूल्स हैं और उसूल हैं वो तब्दील हो चुके हैं। अब या आप टेररिस्ट के साथ खड़े हैं या फिर आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आज कायद आज़म की रूह भी सवाल कर रही है कि क्या आप मेरे वतन, मेरे बनाए हुए मुल्क के खुद आज़ाद पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या आप पाकिस्तान के वजूद के दुश्मनों के साथ खड़े हैं। आज मुल्क का आईन भी ये सवाल कर रहा है कि मेरे नाम पर सियासी तंजीमें भी बना लेते हो। ये तहफ़्फ़ुज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और आज जो मौका आया है, क्या आप इस आईन और दस्तूर के साथ खड़े हो, इसके रखवाले हो या आप इंडिया के एजेंडे के रखवाले हो। आज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनके उम्मती हैं, जो उनके शदाई हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्योंकि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, जो टेररिस्ट होते हैं उनका कोई मस्कन नहीं होता। जी इख्तियार वली साहब, आपका पॉइंट आ गया। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, कोई मसलक नहीं होता, ये सारा जो मामला है इस पे आप क्या समझते हैं कि PTI को, आपकी जमात को क्या स्टांस लेना चाहिए? क्या अगर मगर करनी चाहिए या गैर मशरूत तौर पे इसमें शामिल होना चाहिए? हाँ साहब, गुजारिश है कि अगर तो मुल्क का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो नॉर्मल हो तो फिर तो ये बात, आपकी बात साहिब लगती है। लेकिन इशू ये है कि आप 24
2024 के इलेक्शन से 8 फरवरी से, उससे पहले और उससे बाद में होने वाली जो एक टर्मोइल है, जो रियासी जबर है, फसाइयत है, उससे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा नौयत की शिकायतें हैं। तो अगर आपने इस एपीसी को इफेक्टिव बनाना है तो इमरान खान साहब की ज़ात को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनकी एक से है, उनका एक प्रेजेंस है, और अगर आपने देरपा हल निकालना है और सिर्फ कोई गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन नहीं करना है, तो फिर तो एक संजीदा एफर्ट होनी चाहिए ना। और ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं। अदरवाइज तो ये वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलासों की तरह एक इजलास होगा, और इसमें बाकी अपोजिशन पार्टीज को भी आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। आपका एजेंडा क्या है, आप इसमें करना क्या चाहते हैं? क्योंकि इस वक्त जो है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और कल से जो बातें हो रही हैं, सिम्टम्स हैं। ये इमरान याकूब साहब, हमारी जो जनरेशन है जो कि अफगान जहाद में पली बड़ी है, और हमने तो हमेशा ये जंग देखी है, दहशतगर्दी देखी है, धमाके देखे हैं, गोलियां देखी हैं, कराची के हालात देखे हैं, तो हमें ये सिम्टम्स का इल्म है। इंडिया इसमें बिल्कुल हमारा दुश्मन मुल्क है। टीएलपी हो या बीएलए हो, वो पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन मुखालिफ तंजीमों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? इस पर पॉलिसी क्या है? हुकूमत जो है वो उसका प्रोग्राम क्या है? एपीसी में आप अगर कोई चीज लाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना प्रोग्राम तो वजह करना है ना, अपनी प्लान तो देना है कि ये हमारा प्लान है, इस पे आपकी क्या इसमें एडिशन करना है, या आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी हर पार्टी अपना प्लान लेके आए। तो अभी तक तो कोई चीज क्लियर नहीं है। एपीसी का एजेंडा क्या है? एजेंडा में तो चलो समझ में आती है दहशतगर्दी होगा, लेकिन दहशतगर्दी को निपटने के तरीके हैं, या अगर इत्तेफाक राय पैदा करना है तो इत्तेफाक राय के लिए तो हुकूमत को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ही बाख्तियार है। अब अगर अपोजिशन की जमातों को आपने बुलाना है तो उनके लिए खुला दिल तो हुकूमत को करना पड़ेगा इमरान खान साहब, उसके बगैर तो काम नहीं बनेगा। इख्तियार वली खान साहब, ये बताइएगा कि क्या हुकूमत के पास कोई ठोस प्रोग्राम है, या एपीसी के हवाले से अगर हुकूमत चाहती है कि पीटीआई शामिल हो, तो शिबली फराज साहब ने तो कहा है कि आप इमरान खान को पैरोल पे रिहाई दे दें, तो क्या हुकूमत उनकी इस तजवीज़ पे गौर कर रही है? बहुत शुक्रिया इमरान भाई। देखें, सबसे पहले बात यह है ना कि एक होती है ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वजीर आजम साहब जैसे ही ऑपरेशन हुआ, एक दिन के बाद वो कंप्लीट हुआ और फौरन उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर रूटीन की जितनी उनकी कमिटमेंट्स थी, शेड्यूल था, मीटिंग्स थी, वो सारी कैंसिल करके वो बलूचिस्तान पहुंच गए। तो जब ऐसे हालात आते हैं, जब जंगल में भी कभी जिलजिला आता है, तूफान आता है, आग लग जाती है, तो शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, एक तख्ते पर बैठकर सफर करते हैं और वो दरिया अबूर कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को ये बात खुद करते हुए ये अच्छे नहीं लगते हैं कि ये ऐसे हालात में भी ये कहते हैं कि हम कंडीशनली बैठेंगे, मशरूत तरीके से बैठेंगे। एक बंदा जिस पर 190 मिलियन पाउंड की चोरी का इल्जाम है, बल्कि वो अब मुजरिम बन चुके हैं, उनको अदालत ने सजा सुनाई है, और आप कहते हैं कि मशरूत होगी कि उनको लाएंगे तो हम बैठेंगे। तो फिर तो आपसे आज पाकिस्तान की आवाम भी सवाल करेगी, और वो कायद जिसने ये मुल्क बनाया था ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे, कायद आज़म की रूह भी आपसे सवाल कर रही है कि नाम तो आप मेरा लेते हैं, और वो मुल्क जो मैंने बनाया था ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, आप उसके साथ खड़े हैं या आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं? आज आपसे पाकिस्तान का आईन भी सवाल कर रहा है कि मेरा नाम इस्तेमाल करते हुए आप नारे तो बुलंद करते हैं और उसको टाइटल दे देते हैं अपनी तंजीमों को और अपनी तहरीकों को कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। तो आज आप आईन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं? आज वो लोग जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनके उम्मती हैं, उनके पैरोकार हैं, उनसे मोहब्बत रखने वाले मुहिब्बान हैं, वो भी आपसे सवाल करते हैं कि क्या आप मदीने की रियासत का तो जो सियासी आपने क्रेडिट लेना था वो तो आप ले चुके हो। तो आज बताओ, आज आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो या आप पाकिस्तान के दुश्मन कुव्वतों के साथ, जिनको फंडिंग आती है इंडिया से और इजराइल से, आप उनके साथ खड़े हैं? आपके 19,000 से जायद लगभग 20,000 सोशल मीडिया अकाउंट्स वो वही बोली बोल रहे हैं जो इंडिया की सोशल मीडिया और मीडिया बोल रही थी। अलाइनमेंट देखे, टाइमिंग देखे कि उस वक्त किसी को नहीं पता था, लेकिन ये वाकया हुआ और ये
इंडिया का मीडिया शुरू हुआ और साथ में पीटीआई की सोशल मीडिया। आज भी आपके जो ऑफिशियल पीटीआई का अकाउंट है वहां से कोई मजम्मत नहीं आई। आज भी आपके जो बानी पीटीआई है कैदी नंबर 804, उन्होंने आज तक इस वाक़े की मजम्मत नहीं की और वो कहां पर खड़े हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे नहीं की कि वो उन फौजी जवानों के साथ खड़े हैं जिन्होंने ऑपरेशन मुकम्मल किया, वो उन शुहदा के साथ खड़े हैं जो इस वाक़े में शहीद हुए, या वो उन टेररिस्ट के साथ खड़े हैं जिन्होंने ये सारे वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की और इन्होंने पाकिस्तान पर कारी ज़र्ब लगाने की कोशिश की। हाँ साहब, आपको फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान मुखालिफ सिमत में खड़े हैं। आपके पास चॉइसेस ज्यादा नहीं है। और जिस तरह बताया गया है रूल्स ऑफ द गेम उसूल तब्दील हो गए हैं। फैसल चौधरी साहब, आपने खान साहब की बात सुनी, वो कहते हैं कि जी कैदी नंबर 804 की तरफ से अभी तक इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई बयान नहीं आया। वैसे तो ट्विटर हैंडल पे भी आता है और आपके 20,000 के करीब वो कहते हैं अकाउंट जो हैं वो इंडिया की बोली बोल रहे हैं और ऑफिशियल पेज पे कोई अभी तक कंडेम नहीं किया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? उन 20,000 में से 20 ऐसे बता दें जो कि पाकिस्तान पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट ऑफिस होल्डर है, उनके अकाउंट से या पीटीआई के अकाउंट से। जी हाँ सब ये जो है ये जो है इस पे इल्जाम की हद तक इल्जाम जो हैं वो लगाने। अब देखिए ना, अफ्तार वली खान साहब ने वो जवाब नहीं दिया है, उसके बदले में एक तकरीर झाड़ी है मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के लिए, क्योंकि अवाम तो साथ में नहीं है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, ठोस प्लान नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अगर आप नहीं लाएंगे तो आप संजीदा नहीं है। आपने दहशतगर्दी का मसला हल करना है, उसके लिए आप बकौल आपके ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं ताकि मुल्क में एक यकसा मौकफ लाए। तो उसमें इमरान खान नहीं होंगे तो इमरान याकूब खान साहब, ये तो बिल्ली को देख के आंखें बंद करने वाली बात है ना। आज आप पेश कर देते अदालत में, तो जब हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो वहां पे आप मौकफ ले लेते इमरान खान साहब का, सारा मीडिया उनसे बात करके। क्यों नहीं पेश किया? इसलिए कि इमरान खान की तस्वीर से, छवि से, आवाज से, पैगाम से डर लगता है और घबराहट होती है। आप कहते हैं पाकिस्तान के आइन के साथ, आप पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की या पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं जिन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत ली है। पाकिस्तान का आइन शुरू इस तरह से होता है कि अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे जो हैं वो इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। बात यह है कि आप आइन की, कानून की ये बातें आप पे तो सूट ही नहीं करती हैं। आप तो इनसे बातें किया ही ना कीजिए। आप कभी तनावर सियासी दरख्त बन ही नहीं सके। 8 फरवरी 2024 को आपके लीडर के पास मौका था अपनी शिकस्त तस्लीम करके सियासी फतह हासिल कर लेते, लेकिन ना उन्होंने सियासी फतह हासिल की और अवाम से भी दूरी इख्तियार कर ली, रिजेक्ट हो गए। आप अपनी कारकर्दगी, अपना विजन, अपना प्लान नहीं बता रहे, आप सिर्फ मुखालफिन को किसी ना किसी तरीके से क्रश करने की बात कर रहे हैं। तो अवाम ने आपको झुठला दिया है, आपने रिजेक्ट कर दिया है। आप फॉर्म 47 की बुनियाद पे खड़े हुए हैं। पहले सियासी लेजिटिमेसी लें तो फिर बात करें। आप पाकिस्तान के साहब आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इख्तियार वली इस पे रद्द अमल हम ज़रूर लेंगे, लेकिन अब वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जानेंगे इख्तियार वली खान साहब क्या कहते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इख्तियार वली खान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी। वो कहते हैं एक तो ये कि 20,000 नहीं, आप 20 अकाउंट वो दिखा दें जो ऑफिशियल या पीटीए के ज़िम्मेदारान चलाते हैं और उस पर ये काम किया गया। दूसरा जो उन्होंने सवालात किए, बताएं क्या जवाब है आपके पास? बात ऐसी है ना कि ये फैसल तो बिल्कुल मेरा छोटा भाई है, ये और भी छोटा था जब आज से 10-11 साल पहले पेशावर में एपीएस का वाकया हुआ था और उसमें 150 से ज्यादा बच्चों को ज़बह कर दिया गया था। तो इनके लीडर इमरान खान को आने की तौफीक नहीं हो रही थी, बल्कि अपना निकाह कर लिया, दूसरी शादी भी, दूसरा ब्याह भी रचा लिया। उसके बाद फिर वो उनमें रस्सियां डाल के उनको खींच के लाया गया था। बनू में जानी खेल में वजीर आजम थे, लोग मारे गए थे। 12 दिन लोगों ने सड़क पर लाशें रखी थी। वो ना खुद गए ना उनके वजीर आला को उन्होंने हिदायत की कि आप जाओ। सानिया साहिवाल के लोगों को अपने पास बुला के अब वो दुआएं मगफिरत की गई। इनके हालात हैं। इसी कोयटा में, बलूचिस्तान कोयटा में हजारा कौम के जो लोग जब मारे गए थे
उनको सड़क पर रखा गया था। 2 हफ्ते गुजर गए, फिर भी इमरान खान को जाने की तौफीक नहीं हुई थी। कि ये बताइए कि जब आपके अपने जो माजी के आपकी जो 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 मामलात हैं वो ऐसे हों, आज आप कैसे कह सकते हैं कि आप इमरान खान नहीं आएगा तो वो कोई बनेगी नहीं? बैठना है 47, 48, 1900 से नहीं, छोड़ दें। आज मुल्क पर मुश्किल हालात हैं। एक सानेहा हुआ है, एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी के वजूद पर, आपकी शहरक पर पाकिस्तान की काउंसलर और डिस्ट्रिक्ट मेयर की पड़ी हुई है, एमपीएस और हुकूमत की पड़ी हुई है। अब इन बातों की बात कर रहे हैं। वो है आज के दिन का चाहिए कि नहीं, सबसे पाकिस्तान, सबसे पहले वो लोग जिनको जबा किया, जिनको शहीद है, आपके लोग, आपकी पार्टी, आपकी जमात, आप पूछते हैं कि कौन है? आज इमरान खान के ट्विटर हैंडल है, वो तो चलता रहता है। वहां से कोई आपने कोई ऐसी चीज देखी है जो बलूचिस्तान के लोगों की जख्मों की मरहम से उनकी पट्टी बन सके? नो। पीटीआई ऑफिशियल का जो अकाउंट है वहां से अभी तक जहर उगला जा रहा है, मुल्क और कौम को तकसीम किया जा रहा है। वाज़ेह बात है कि आप पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। पीटीआई को ये बात कर लेनी चाहिए थी, बड़ेपन का मुजाहरा का। बहुत आप कहते हैं कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी को फिर बड़ेपन का मुजाहरा करना होता है। अनकंडीशनली वी आर कमिंग टू जॉइन द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बिकॉज इट्स द मैटर ऑफ पाकिस्तान, इट्स द मैटर ऑफ बलूचिस्तान। ये वाकया, इसकी सारी जो नाते हैं, रिश्ते, वो हमारे मुल्क। कैदी को छुड़ाओ, उसको रिहा करो। कैदी नंबर 800 चोर, 190 मिलियन पाउंड की चोरी में एक बंदा सजा याफ्ता कैद काट रहा, कहते हैं कि उसको बुलाओ। जी चौधरी साहब, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप जी चौधरी साहब, आएगा तो नहीं बैठेंगे। चौधरी साहब, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मसला ये नहीं है इस वक्त के कोई एक लीडर आता है या नहीं आता। मसला ये कि इसमें तो कोई शक नहीं कि बस ये तो कौम, हम शदीद तरीन दहशतगर्दी का शिकार हैं। तो 2014 में जो एक्शन प्लान बनाया गया था, नेशनल एक्शन प्लान, आप क्या समझते हैं कि उस पर पूरी तरह से अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? बाद में आने वाली हुकूमतें, वो पीटीआई की हुकूमत हो या पीडीएम की हुकूमत हो, उस पर पूरी तरह से अमल क्यों नहीं कर सकी? 2014 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और उसके बाद 4 साल बाद इलेक्शन हुए और उस दौरान जो नेशनल एक्शन प्लान पे एक 21वीं तरमीम भी आई थी, अगर आपको याद हो, सनसेट क्लॉज के तहत, और फिर पूरा एक मामला हुआ था। बात यह है जी कि आपने दहशतगर्दी से निबर्दजमा होना है तो फिर इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं जिसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा जी। उसकी कुछ फंडामेंटल्स है ना, जो बुनियादी बातें हैं। मसलन अगर हम ये प्रोग्राम करते हैं, इस पर सैटेलाइट ना हो, आप लाहौर में, हम इस्लामाबाद में हैं, तो ये बातें हो सकती हैं। फंडामेंटल्स हैं, शो करने की भी एक जो लवाजमात हैं, वो लवाजमात पूरे करने पड़ेंगे। इख्तियार वली खान साहब, लवाजमात तो पूरे करना पड़ेंगे, किसी को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। क्या वफाकी हुकूमत जो है, एपीएस जो करवाने आप जा रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें एजेंडे पे मौजूद हैं या ये भी सिर्फ एक दर्शनीय एपीसी होगी? गेम ऑफ द रूल हैव बीन चेंज्ड। जो तकाजे हैं, उसूल हैं, वो चेंज हो चुके हैं। अब या सियासी पार्टी है तो आप सियासी बने, अदरवाइज फिर आप टेररिस्ट के साथ खड़े। नहीं, बात इख्तियार वली खान साहब, और ये मामला हमें समझाएं तो सही। इख्तियार वली खान साहब, रूल्स ऑफ द गेम हमेशा यही होते हैं। रूल गेम फैसल हमेशा यही रहते हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान से पहले कोई चीज नहीं है। इस वक्त ये पाकिस्तान के मुखालिफ यार भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अगर ये बात करें, फैसल
फैसल मेरी आप मैंने आपकी बात सुन ली, जरा थोड़ा सा ना करें ना मरमरिंग, जरा थोड़ा सा सुन ले, मेरा मौकफ ले ले। जी अगर बात बात हो इसकी कि फलां के पास मैंडेट फेक है, 2013 आई थी, तब्दीली वाज बीन ब्रॉट इन, तब्दीली वाज बीन इंट्रोडक्शन खैबर पख्तूनख्वा 2018 में तब्दीली कहां से आई थी? क्या आपके पास कोई ओरिजिनल मैंडेट था? नो, नेवर, कभी भी नहीं। लेकिन हम आपके साथ चले हैं, जब भी इस मुल्क पे मुश्किल वक्त आया हमने आपका साथ दिया है। आपका वजीर आजम कोयटा जाने से कतराता था, उसके पैरों में शायद मेहंदी लगी थी, लेकिन हमारी लीडरशिप गई है, बिलावल गया है, मरियम नवाज शरीफ गई है। आपके साथ हमारी नहीं बनती थी, आपकी हुकूमत, आपका मैंडेट हमने तस्लीम नहीं किया था। उसने आपको बताया कि हम आपके साथ मिसाके मईशत करते हैं, हम आपके साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। ये होती सियासत। जितने आप कहते हैं ना कि आपकी पार्टी को बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी को फिर अपना बड़ापन दिखाना होता है, लेकिन आप तो अभी बहुत ही छोटे हो, आपकी पार्टी बहुत छोटी हो रही है। मेरे ख्याल में जितनी दिखाई दे रही थी उससे भी छोटी हो गई है। किसी गमले में भी उगाने की जरूरत नहीं है उसको। जो पार्टी आई थी उगाई गई थी। जनरल बाजवा ना होता, जनरल जहीर ना होता, फैज ना होता, आपकी हुकूमत बन सकती थी। ये बातें छोड़ दें, ये वक्त नहीं है, ये बातें फिर कर लेंगे। इख्तियार वली खान साहब और फैज साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब वक्त जो है ब्रेक का हो गया और इससे आगे जो है ना मज़ीद हमने गुफ्तगू कर दी है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर जो है हम इस मौजू पे बात करेंगे। नाज़रीन, अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेजर जनरल जाहिद महमूद जो कि दिफाई तज़कियाकार है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। सर, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी जो है उसके खिलाफ मुसलसल एहतजाज कर रहा है, लेकिन अफगान इंतज़ामिया को तो ऐसे है जैसे उनके कान पे जूं ही नहीं रेंगती। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के एहतजाज का अफगानिस्तान पे असर क्यों नहीं हो रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याकूब साहब, देखें, पाकिस्तान का डायलेमा ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक अबूरी हुकूमत है, ये किसी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बनकर तो आई नहीं है जी। वी कांट से कि ये वो कहते हैं ना जो डेमोक्रेसी का जो फार्मूला है कि जी पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, तो वो वहां पे है नहीं जी। ये बाय प्रोडक्ट है एक वॉर का। और अनफॉर्चुनेटली ये जो फ्रिक्शन और वॉर है, ये अफगानिस्तान की जो अभी हिस्ट्री हम पिछले 4-5 डिकेड से देख रहे हैं, वो लगता है कि इसी वॉर रिलेटेड इकोनॉमी के साथ ही जुड़ गई है। अब ये लीडरशिप का माइंडसेट ही जो है वो फ्रिक्शन के बीच में शायद अपने आप को समझते हैं कि इसी में फायदा है जी। तो इसलिए वो एज अ फ्रेंचाइजेस उन्होंने बना लिए अपने आप को, और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रीजनल जो प्रॉक्सीज है उनके साथ मिलकर उन्होंने एप्लीकेशन की हुई है जी। पहले वो रशिया जब यहाँ पर मौजूद था तो डॉलर्स आ रहे थे, वेपन्स आ रहे थे, अमेरिकन सपोर्ट थी, वेस्ट थी, एक ह्यूज कोलिशन थी, हम भी उस वक्त पार्टनर थे, एक नॉन, फिर उसके बाद अमेरिकन आए, फिर नेटो के बीच में आपने देखा कि यहाँ पर, और अमेरिकन ने भी और नेटो ने भी जो ऑपरेशन किए तो वो कहीं ना कहीं तालिबान के साथ या इनके साथ एंगेज करते रहते, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ह्यूज मनी जी, ह्यूज मनी वाज अटैच्ड। अभी उनको जब ये फ्रिक्शन, अमेरिकन भी वापस चले गए, उनका छोड़ा हुआ असला भी इनके पास मौजूद है, अराउंड $7 बिलियन के वेपन्स है इनके पास। इनको स्पॉन्सर के तौर पर एक स्टेट भारत की शक्ल में यहाँ पर मिल गया, और भी कुछ ममालिक हैं जो सामने तो नहीं है, बट नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, बट और हमारे जो रीजन के मुल्क है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, सेंट्रल एशिया, तो उनको इन एलिमेंट्स को शायद प्रॉक्सी के तौर पर यूज करना चाहें। और ये अफगान अबूरी हुकूमत एक काइंड ऑफ अम्ब्रेला सबको के नीचे ला रही है जी, सबको यूनाइट कर रही है। अच्छा, ISIS हो गया, ISIL हो गया, फित्रा अल खवारिज के लोग, तो ये इनका अब एक तर्ज हयात समझ लें या तर्ज हुकूमत समझ लें कि वो अनफॉर्चुनेटली इस तरफ चला गया जो हमारे लिए एक डायलेमा क्रिएट कर रहा है। अच्छा जनरल साहब, APS पे जो हमला हुआ था उसके बाद 2014 में एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो है वो बनाया गया था, प्लान। अब बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान 2 की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई हुकूमत को और तमाम सियासी जमातों को मिल के इस वक्त इस दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए, या फिर आपस में इसी तरह लड़ते झगड़ते रहना चाहिए? अगर तो ये याकूब साहब पाकिस्तान की जमातें हैं, अगर ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स हैं
और अगर इन्होंने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के अंदर ही सियासत करनी है तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है तो वो मुझे आप बता दें। मेरे पास तो कोई और सोच मेरे में नहीं आती कि इनके पास कोई और ऑप्शन भी है इसके अलावा, तो तब ये अगर कंडीशंस ये पूरी करते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए जी, वी आर इनटू अ सीरियस चैलेंज। बलोचिस्तान के हालात को समझने की जरूरत है। याकूब साहब, सरहद का तो चले, केपीके में तो एप्लीकेशन है ही है, फितरल खवारिज के लोग हैं, उनको ज्यादा सपोर्ट जो है वो टीटीपी निगरान हुकूमत की है। उनको ऑफ कोर्स इंडिया भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन निगरान हुकूमत जो है तालिबान की, उसको शायद इतनी इंटरनेशनल सपोर्ट या रिकग्निशन न मिले किसी और मुल्क से। लेकिन क्योंकि बाकी इंडिया के अलावा सरहद में, यानी कि इंडिया के अलावा केपीके में और किसी मुल्क के इतने इंटरेस्ट नहीं होंगे, लेकिन बलोचिस्तान में बिकॉज ऑफ सीपैक, BRI, चाइना की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान के उनके साथ कोलैबोरेशन, भारत के अलावा भी बहुत से मुल्कों के इंटरेस्ट हैं वहां पे, जो फिर BLAs, BLF, BRA इन लोगों को ज्यादा सपोर्ट करती है। इसलिए तो इनकी लीडरशिप वेस्ट में बैठी हुई आप देख रहे हैं कि वहां से वो ताने बाने उनके मिले हुए हैं। अफगानिस्तान में इनकी लीडरशिप बैठी हुई है, इंडियंस जो है इनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और बस ट्रेन के वाकये के बाद जिस तरह इंडियन मीडिया ने नेक्सस वो सामने नजर आया और इंडिया की सपोर्ट नजर आई है, इंडिया की स्ट्रेटजी नजर आई है, तो अब तो किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि ये तो बलोचिस्तान में एप्लीकेशन इज लिटिल डेंजरस, वो ज्यादा खतरनाक है। तो उसको अगर आपने एड्रेस करना है तो आपको तो अपनी हर चीज भूलकर एक प्लान बनाने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली मैं पिछले 10-12 दिनों से और खासतौर पर 2-3 दिनों से जो कमेंट्री सुन रहा हूं अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की, वो थोड़ी सी मुझे लीडरशिप क्या जी, हर पॉलिटिशियन की वो अपनी जो उनके पर्सनल चीजें हैं, या उसने ये किया, उसने ये कर दिया, पॉइंट स्कोरिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कंक्रीट मेजर्स कोई अडॉप्ट नहीं कर रहे। लेकिन सर, मैं ये एडवाइस करूंगा। लेकिन सर, आप क्या समझते हैं कि 2014 के नेशनल एक्शन प्लान पे पूरी तरह से अमल क्यों नहीं हो सका? पॉलिटिकल विल, मैं कहता हूं देखिए, क्लियर होल्ड एंड बिल्ड का उस वक्त एक ऑपरेशनल स्ट्रेटजी थी जी, जो अभी भी ऑलमोस्ट उसी फॉर्म में चल रही है। उसका मैं ये बताऊं आपको कि देखिए उसमें यही था कि क्लियर और होल्ड तो मिलिट्री कर लेती है जी, ऑपरेशंस कर लेते हैं, आज भी हो जाएंगे, कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है और इट इज डूएबल। मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री की जो एप्लीकेशन है वो 100% हो जाएगी, ये चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी है, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खत्म करना है, जो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट्स बननी है, या रिप्रेजेंटेशन सही होनी है, तो ये चीजें तो पॉलिटिकल लीडर्स ने करनी है जी। जो बजट्स की जो करप्शन है वो तो अभी मिलिट्री ने नहीं रोकनी। अभी आप बलोचिस्तान में देख लें, 83,000 के करीब लेवीज हैं, 60% घोस्ट हैं, 92 अरब रुपया आप उनको दे रहे हैं, और ऑन ग्राउंड देखें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा कितना वीक है जी, 86% बी एरियाज है। तो ये तो फौज ने या सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं करने, ये तो हमारे लॉ फेयर नहीं है। अब यार आपका अच्छा लॉ फेयर हो, अदालतें अच्छी हो, आपने पावर्स दी हो इदारों को, या जिन्होंने भी ऑपरेशन किया, तो ना मिसिंग पर्संस के केसेस होंगे, ना इस तरह के इश्यूज खड़े होंगे, फ्रिक्शन कम होगी। तो ये चीजें मिस हो जाती है। पॉलिटिकल विल की कमी और पॉइंट स्कोरिंग ज्यादा हो रही है, और आई थिंक प्रैक्टिकल चीजें बहुत करने की जरूरत है। और ये बताएं याकूब साहब, जनरल साहब, DGISPR ने तो कहा है कि ये सारा जो मामला है दहशतगर्दी के वाकयात के सारे ताने बाने अफगानिस्तान से जाके मिलते हैं और मेन स्पॉन्सर इंडिया है। तो क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर जाके दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमले नहीं करने चाहिए? जी किए भी हैं पास्ट में, और आज अगर आपने DGISPR की एक बात सुनी होगी, और ये कल भी बात हुई, 1-2 दिन पहले बात हुई है कि रूल्स ऑफ द गेम आर चेंज। तो दिस इज अ क्लियर कट मैसेज कि अभी परसू जो है वो किया जाएगा चीजों को, अभी उसी कॉइन्स में आपको पे बैक किया जाएगा जिस डोमेन में आप जाएंगे। इंसानियत से हटकर ये चीजें हो रही हैं, सुसाइड बॉम्बर्स, औरतों का यूज करना सुसाइड के लिए, गर्दन काट देना, मजदूरों को, सिविलियंस को मारना, औरतों और बच्चों को मारना, मसाजिद में धमाके करना, नमाजियों को मारना, ये वॉरफेयर के कोई रूल्स और प्रिंसिपल्स नहीं है। पाकिस्तान की एक मुसलमान फौज है, कलमे की फौज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर और कुरान के असूलों पर जंग करती है, और इन भेड़ियों के साथ देखे मुकाबला करना पड़ गया। तो अब मेरा ख्याल में दे विल बी पेड बैक इन द सेम कॉइन्स इन व्हिच दे आर ट्रीटिंग। अच्छा सर, थोड़ी सी रीजन के हवाले से बात कर लेते हैं कि अमेरिका ने जो ईरान पे नई पाबंदियां लगाई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इन नई पाबंदियों से मशरिक़ वस्ता पे ख़ास तौर पे क्या असरात आ सकते हैं?
जी देखिए, पाबंदियां तो उन्होंने ट्रंप जब से आए हैं, पाबंदियां तो खैर पहले भी उन पे लगी रही हैं। अब क्रिटिकल जो चीज़ है ईरान और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में या इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में, वो है कि ये जो डील्स हुई हैं, जो पीस की एफर्ट हो रही हैं कि मशरक़ वस्ता के जो मसाइल हैं उसको अगर सोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो फर्ज करें किसी न्यूक्लियर डोमेन में कोई एंगेजमेंट होती है या टारगेट किया जाता है, तो वी हैव वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन इन मिडल ईस्ट, क्या पूरे रीजन और पूरी दुनिया में सिचुएशन बदल जाएगी जी। ईरान को वो अभी कैप्चुलेशन चाहते हैं पॉलिसी की, उनकी जो न्यूक्लियर है खासतौर उस कॉन्टेक्स्ट में कि वो ईरान को न्यूक्लियर ईरान कभी भी नहीं देखना चाहेंगे। और जो पिछले दिनों जो इतलात उनको मिल रही हैं या जो भी आईएई ने जो इंस्पेक्शन की हैं, या उसमें देखा जा रहा है कि एनरिचमेंट थोड़ी सी ज्यादा हुई है। दो के ईरान क्लेम कर रहा है कि ये पीसफुल पर्पसेस के लिए, लेकिन उसको वो मान नहीं रहे हैं जी। तो अनटिल अनलेस अल्लाह ना करे कोई ऐसी न्यूक्लियर की एंगेजमेंट हो या टारगेट्स ऐसे एंगेज हो, क्योंकि वो तो फिर हमें कैटास्ट्रोफी की तरफ ले जाएंगे जी। वो तो फिर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगे। लेकिन ये इकोनॉमिक सैंक्शंस, ये आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं उनकी, देखते हैं कितना प्रेशर लेते हैं जी। जनरल साहब, इसराइल और अमेरिका की नज़रें तो हमेशा से ईरान के इस एटॉमिक प्रोग्राम पे रही हैं, लेकिन आयतुल्लाह खामेनी ने तो क्लियर कट कह दिया कि ईरान को एटमी हथियार तैयार करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप क्या समझते हैं कि आगे क्या होने वाला है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब तक बैलेंस नहीं, जस्टिस जब तक प्रिवेल नहीं करेगा तो कौमें तो अपना कहीं ना कहीं एफर्ट करती रहती हैं जी। देखिए, पाकिस्तान भी सैंक्शंस में रहा, लेकिन किसी ने इंडिया पे पाबंदियां नहीं लगाई जी। जब तक आप इजराइल का या देखिए, आप तस्फिया करें, आप फैसले करें, आप इंसाफ करें। अभी अगर फलस्तीन का 2 स्टेट सोल्यूशन है तो सोल्यूशन की तरफ फिर जाएं, इंप्लीमेंट करें। जब इंसाफ होगा, हैव नॉट्स को, जब वहां पे जुल्म खत्म होगा तो फ्रिक्शन खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अगर इसराइल न्यूक्लियर है तो ईरान की अपनी मैं ये देखिए, मैं कभी इंकरेज नहीं कर रहा है एक न्यूक्लियर ईरान को, मैं कोई इतना पॉजिटिव भी नहीं समझता। खतरा भी हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं समझता, बट उनका वो अपने आप को कहते हैं जी कि हमारा राइट है अपने डिफेंस को करने का, लेकिन वो पीसफुल यूज के लिए तो कहते हैं। आई डोंट नो कि उनका प्रोग्राम कहां तक पहुंचा है, लेकिन इसराइल को भी तो रोकना पड़ेगा ना। इसराइल को अगर इंसाफ हो जाए, थ्रेट खत्म हो जाए। देखिए, हमारा जितना भी न्यूक्लियर प्रॉब्लम है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, हमारे और तो कोई अजायम नहीं है, ना किसी से ऐसी दुश्मनी है, ना अजायम है कि जी हमने किसी और मुल्क को टारगेट करना है। ये क्या, जब तक आप इंडिया को अगर रोक लेते, वो इन चीजों में ना आता, तो शायद हम भी वहां तक ना जाते। बहुत आई थिंक जब तक जस्टिस नहीं होंगे, सिचुएशन इसी तरह ही रहेगी और सिमरिंग रहेगी जी। बहुत शुक्रिया मेरे जाहिद महमूद साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। जनरल साहब का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा और पूरी दुनिया के साथ मतवाजी जो है असूल नहीं अपनाए जाएंगे, मसावी असूल नहीं अपनाए जाएंगे, तब तक दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।